नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HP जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और HP जीके का सेक्शन डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है, चाहे वो क्लर्क सेक्रेटरीट का है या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम निकले हैं, उन सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो हर एक सेक्शन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो है जैसे पहले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रही है वैसे आगे भी हेल्प मिलती रहे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 43 से हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं राहला वाटरफॉल स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये राहला पानी का स्रोत जो है स्थित है। राहला पानी के स्रोत की बात करेंगे, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कई बार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू ना ऑप्शन पे देकर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थान दिए गए होते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि राहला वाटरफॉल एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में स्थित है, ये आपको पता चल गया। अब देखो, एक दिन हमने हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल और हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स की बात की थी। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक तो मणिकर्ण आता है, एक कसोल आता है, एक खीरगंगा आता है, एक वशिष्ठ आता है, एक राहला आता है। इनमें राहला जो है एक वाटरफॉल है और वशिष्ठ जो है ये एक पानी का स्रोत है। आप कह सकते हैं कि ये पानी का चश्मा है। खीरगंगा भी पानी का चश्मा है, कसोल भी पानी का चश्मा है और मणिकर्ण भी एक पानी का चश्मा है। ध्यान रखना है कि मणिकर्ण पानी का चश्मा जो है ये गर्म पानी का चश्मा है, कसोल पानी का चश्मा जो है ये भी गर्म पानी का चश्मा है और इसी तरह जो है वशिष्ठ भी जो है वो गर्म पानी का ही चश्मा है। ये आपने शिमला के भी ध्यान रखिए। शिमला में जो है एक चैडविक वाटरफॉल पड़ता है और दूसरा ज्योरी वाटरफॉल पड़ता है। ज्योरी वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि ज्योरी पानी का चश्मा कहीं जगह किन्नौर भी लिखा गया है, कहीं जगह शिमला भी लिखा गया है, परंतु जब कुछ ज़्यादा सोर्सेज चेक किए तो शिमला ही ज़्यादा लिखा गया था, तो मैंने शिमला ही यहाँ पर ऐड किया है। तो ये बेसिक आपने हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोलते हैं मुखीला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, ग्लेशियर्स के नाम आपने ज़रूर सुने होते हैं, परंतु जब एग्जाम में नया नया ग्लेशियर पूछ जाता है उसका नाम याद होता है, परंतु कहाँ पर स्थित है वो कई बार भूल जाता है। तो मुखीला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये ग्लेशियर स्थित है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में ये मुखीला ग्लेशियर स्थित है। कई HAS में बहुत बार पूछा गया है मुखीला ग्लेशियर के बारे में। मुखीला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? HAS में भी पूछा गया था। अब लाहौल स्पीति के अलग अलग ग्लेशियर जानिए। पहला तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर आपने ध्यान रखना है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है ये चंद्रा घाटी लाहौल में स्थित है और ये जो है वो चेनाब नदी को भी जो है वो पानी प्रोवाइड करवाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1936 में इस ग्लेशियर ने भारी तबाही जो था वो मचाई थी, जिसके कारण चंद्रा झील का निर्माण जो था वो बाद में चलकर हुआ था, ये कहा जाता है। चंद्रताल झील जो स्पेसिफिक रूप से है, चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। और कौन कौन से ग्लेशियर मुख्य रूप से लाहौल स्पीति में पड़ते हैं? लाहौल स्पीति में मुखीला ग्लेशियर पड़ता है, लाहौल स्पीति में लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर पड़ता है, लाहौल स्पीति में गेफांग ग्लेशियर पड़ता है, लाहौल स्पीति में कुल्टी ग्लेशियर पड़ता है, लाहौल स्पीति में शिप्तिंग ग्लेशियर पड़ता है, लाहौल स्पीति में बड़ा शिगड़ी के साथ साथ छोटा शिगड़ी ग्लेशियर भी पड़ता है, लाहौल स्पीति में मिलांग ग्लेशियर पड़ता है, लाहौल स्पीति में जो है वो मेयार ग्लेशियर पड़ता है। तो ये मैंने 8-10 ग्लेशियर्स को ही आपको बता दिया। अगर लाहौल स्पीति के ये ग्लेशियर्स भी आप याद रख लेते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर एग्जाम में पूछा जाए यहाँ से कुछ ना कुछ, तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलते हैं भादल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं कि भादल जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। पहले तो भादल नदी किसकी सहायक नदी है ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि भादल नदी के साथ भादल ग्लेशियर भी है। भादल ग्लेशियर जो है वो किस नदी को पानी प्रोवाइड करवाता है, कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये भादल जो है वो रावी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए सही आंसर है। और भादल ग्लेशियर जो है वो रावी नदी को ही पानी प्रोवाइड जो है वो करवाता है, ध्यान रखना है। रावी नदी के बारे में बात करें तो रावी नदी निकलती कहाँ से है? रावी नदी जो है वो बड़ा बंगाल से निकलती है। पिछले कल ही हमने क्या पढ़ा था जियोग्राफी के सेक्शन में, जब हमने इंडिया जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस किया था कि रावी नदी जो है आगे चलकर इंडस में जाकर मिल जाती है। इंडस जिसको आप सिंधु नदी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अच्छा, रावी नदी का वैदिक नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो रावी नदी का वैदिक नाम आपने याद रखना है कि पुरुषानी जो है वो रावी नदी का वैदिक नाम है। अब पुरुषानी इसका वैदिक नाम है। रावी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में जो रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं उनमें एक तो आपका बादल आता है, इसके अलावा बैरा आता है, बुधिल आता है, साहो आता है, चिड़चुंद नाला आता है, तंतगिरी आता है। ये सारी जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है। परंतु भादल जो है ये मुख्य रूप से आपने ध्यान रखनी है, भादल ग्लेशियर जो है वो रावी नदी को पानी प्रोवाइड करवाता है, ये भी ध्यान रखना है। एक्चुअली में देखो होता क्या होगा, भादल ग्लेशियर जो होगा वहाँ से जो पानी निकलता होगा उससे भादल नदी बनती होगी, फिर भादल नदी जो है वो रावी नदी में जाकर मिल जाती होगी।
इसी तरह से कहा जाता होगा कि बादल ग्लेशियर जो है वो रावी नदी को पानी प्रोवाइड करवाता है। हिमाचल प्रदेश की नदियां और उनके वैदिक नाम। सतलुज नदी का वैदिक नाम सतुद्री है। ब्यास नदी ऑप्शन में दिया गया है, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? अर्जिक्या इसका वैदिक नाम है। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है और चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी है। तो इनके वैदिक नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं जहांगीर विजिटेड कांगड़ा इन विच ईयर। जहांगीर के द्वारा कांगड़ा कब विजिट किया गया? तो देखो 46 की अगर आप बात करेंगे, जहांगीर ने 1622 में जो था वो विजिट किया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कुछ लोगों को डाउट जरूर होगा यहाँ पर, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, परंतु वो देखो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, जो फाइनल आंसर की आती है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको बताए जा रहे हैं। अब कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसके बारे में जानिए जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने क्या किया था? नूरपुर विजिट किया था। अब जहांगीर ने जब नूरपुर विजिट किया था तो उनकी पत्नी नूरजहां उनके साथ आई थी। अब नूरजहां जब उनके साथ आई थी नूरपुर, तो वहाँ के राजा हुआ करते थे राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह ने उनके सम्मान में क्या किया था? नूरपुर का पुराना नाम धमेरी होता था, धमेरी का नाम बदलकर नूरजहां के नाम पर नूरपुर जो था वो रख दिया था। ये आपने ध्यान रखना है। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि नूरपुर की स्थापना किसने की है और कब की है, तो ये दोनों आप कमेंट करके बता दीजिए कि नूरपुर की स्थापना किसने और कब की है। अच्छा, अब कांगड़ा की अगर हम बात करें तो कांगड़ा का जो किला था, कांगड़ा के किला पर अलग अलग टाइम जो था वो अलग अलग राजाओं के द्वारा आक्रमण किया गया। जैसे कि 1009 ईस्वी में जो था वो महमूद गजनवी ने जो था वो कांगड़ा किले को प्लंडर किया था। 1009 के बाद जो था वो 1337 में जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो था कांगड़ा को कैप्चर किया गया था। 1365 में जो था फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा किले को कैप्चर किया था। या आप कह सकते हैं कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था नगरकोट पर। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा कांगड़ा के क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो कांगड़ा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रजेश्वरी धाम कहाँ पर स्थित है? ब्रजेश्वरी धाम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। माता ब्रजेश्वरी का मंदिर भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपका कांगड़ा के राजा संसार चंद के बारे में पूछा जाता है कि संसार चंद ने ज्वालामुखी की संधि पर जो था वो किसके साथ हस्ताक्षर किए थे और कब हस्ताक्षर किए थे? तो संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, स्पेसिफिक रूप से संसार चंद सेकंड इनको कहा जाता है। और संसार चंद सेकंड ने जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो था वो ज्वालामुखी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 1809 में जो था वो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर। ये भी आपने ध्यान रखना है। एक एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संसार चंद सेकंड की मृत्यु कब हुई थी? तो 1824 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1824 में, शायद ये एचएस में पूछा गया था लास्ट टाइम, मैच करने के लिए दिया गया था। संसार चंद सेकंड की मृत्यु कब हुई थी? तो 1824 में इसकी डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, पूछते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। तो नालागढ़ का पुराना नाम पूछा गया है। नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? देखो नालागढ़ के पुराने नाम की अगर हम बात करें तो नालागढ़ का पुराना नाम जो था वो हंडूर हुआ करता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। हंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो राजा अजय चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी देखो शायद क्लर्क सेक्रेटरीट में लास्ट टाइम पूछा गया था या फिर किसी और क्लर्क के एग्जाम में जरूर पूछा गया है। ये आपने ध्यान रखना है। नालागढ़ की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? नालागढ़ यानी कि हिंडूर की स्थापना राजा अजय चंद ने की थी। और नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की थी? अगर आपको ध्यान हो तो हमने ब्लोखरा किताब जब हमने पढ़ी थी तो पार्ट 11 और पार्ट 12 उसमें हमने सोलन डिस्ट्रिक्ट जो था वो कवर किया था। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट जब कवर किया था तो हिंडूर रियासत भी वहां पर कवर हुई थी। मैंने आपको बताया था कि नालागढ़ शहर की स्थापना जो था वो राजा विक्रम चंद के द्वारा की गई है। स्पेसिफिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ नालागढ़ सिटी की, जो नालागढ़ शहर है, तो इसकी स्थापना विक्रम चंद के द्वारा की गई थी। और विक्रम चंद ने जो था वो नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी भी जो था वो बनाया था। ये आपने ध्यान रखना है। हिंडूर की राजधानी इसके बाद चेंज भी हो गई थी, खैर वो अलग बात है। फिर अगर हम बात करें कि हिंदू रियासत के बारे में और क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि 1398 में जब भारत पर आक्रमण किया गया था तैमूर लंग के द्वारा 1398 में 1398 में, तो उस टाइम हंडूर के शासक कौन हुआ करते थे? उस टाइम हंडूर रियासत के शासक जो था वो राजा आलमचंद हुआ करते थे। तो इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है ब्लोखरा किताब के पार्ट 11 और पार्ट 12 में, जो लेटेस्ट हमने डिस्कस किए थे, तो उनको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? बन्नेड़ दिया गया है। तो बन्नेड़ किसका पुराना नाम है? सुंदरनगर का पुराना नाम है बन्नेड़। और कहलूर किसका पुराना नाम है? कहलूर आपके बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर। ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी आपको कोई डाउट यहाँ से नहीं बचा होगा। सुंदरनगर की स्थापना किसने की थी, यानी कि बनेड़ की स्थापना किसने की थी, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से वो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप इन 1956 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में 1956 में जो एक प्रादेशिक काउंसिल गठित की गई थी, इसके सभापति जो था वो किसको चुना गया था?
1956 में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जब टेरिटोरियल काउंसिल गठित की गई थी तो इसके जो चेयरमैन चुना गया था वो किसको चुना गया था, आपको पता होना चाहिए। ये चेयरमैन चुना गया था ठाकुर करम सिंह को। ऑप्शन सी जो है वो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पहला तो आपने ध्यान रखना है कि ठाकुर करम सिंह जो था वो टेरिटोरियल काउंसिल के क्या चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे, सभापति चुने गए थे, और कब चुने गए थे, 1956 में चुने गए थे। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर किसको चुना गया था, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता को जो था वो चुना गया था। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन बने थे, हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे श्री S चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो इन सभी के नाम आपने ध्यान रखने हैं। यहाँ पर जयवंत राम दिया गया, तो जयवंत राम का नाम भी आपने जरूर कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा। ये कौन थे, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर जो है वो रह चुके हैं, ये ध्यान रखना है। और ठाकुर रामलाल जो है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये तो आपको पता है कि ये भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये कांग्रेस पार्टी से जो था वो संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, तो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त जो था वो किसे चुना गया था। तो वो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त की बात करें कि किसको चुना गया था, तो ये चुना गया था जस्टिस TVR तत्ताचारी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब जस्टिस TVR तत्ताचारी को जो था वो क्या चुना गया था, हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त चुना गया था। मुझे ध्यान है कि लास्ट टाइम या तो तहसीलदार के एग्जाम में या हिमाचल प्रदेश के किसी और LID या HS एग्जाम में क्या पूछा गया था कि पहले लोकायुक्त जो था वो कब चुने गए थे, कौन से ईयर में जो था वो चुने गए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले लोकायुक्त जो था वो कौन से ईयर में चुने गए थे। तो ये 1983 में जो था वो चुने गए थे पहले लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के, जिनका नाम था जस्टिस TVR तत्ताचारी। तो यहाँ से कुछ खास नहीं, बस आप इतना ही याद रख लीजिए, बहुत है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना इन हिमाचल प्रदेश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना जो था किस वर्ष दाखिल की गई थी या फिर किस वर्ष शुरू की गई थी, आप ये कह सकते हैं। तो इस योजना को 2014 में जो था वो लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 2014 में हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना जो था वो चलाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार आपको पता है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके नाम पर जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी भी जो है ये भी बनाई गई है। ये यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौणी में स्थित है। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था वो की गई थी 1985 में यूनिवर्सिटी चलाई गई और ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना 2014 में चलाई गई। जब देखो 2014-15 का बजट आया था तो उस दौरान जो था वो इसको योजना को चलाया गया था और इस योजना के लिए जो था 100 करोड़ रुपया का जो था वो प्रस्ताव रखा गया था। और इस योजना के अंदर टारगेट रखा गया था उस टाइम की इस योजना के तहत जो है वो 8.30 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में जो है वो 4700 पॉली हाउस जो है वो बनाए जाएंगे। 4700 पॉली हाउस बनाने का टारगेट रखा गया था और ये फैले होंगे 8.30 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह की योजना देखो अक्सर उस टाइम इम्पोर्टेंट होती है जब ये उस टाइम के बजट में आती है, ठीक है। जैसे मान लो अभी जो बजट आया था उसमें कोई ऐसी योजना है जो एग्जाम में पूछी जानी चाहिए तो वो इस बार के लिए एग्जाम है, उसके बाद उतनी रेलिवेंट वो रहती नहीं है। परंतु खैर कई बार ये पूछ लेते हैं कहीं से उठाकर, तो इस तरह ही ये क्वेश्चन जो था वो बना था। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट जब हमने लोकरा किताब से डिस्कस किया तो वहाँ पर बताया था आपको कि खुम्ब नगरी किसको कहते हैं। खुम्ब नगरी यानी कि मशरूम सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। अब मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है सोलन डिस्ट्रिक्ट को। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की अलग अलग सिटीज़ हैं, अलग अलग जगह हैं जिनको अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं, अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। जैसे कि मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो किसको कहा जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जो है वो खजियार को जाना जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा भी था वीडियो में और बहुत सारे जितने भी लोगों ने कमेंट करके बताया था सही आंसर बिल्कुल कमेंट करके बताया था। छोटी काशी किसको कहते हैं, छोटी काशी मंडी को कहते हैं। मंडी को जो है वो वाराणसी भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का, ये आपको पता है। इसके अलावा मिन्नी लहासा किसको कहते हैं, मिन्नी लहासा जो है वो धर्मशाला को कहते हैं। वैली ऑफ ग्रेप्स किसको कहते हैं, अंगूरों की घाटी आप कह सकते हैं, अंगूरों की धरती भी कई बार इसको लिखा जाता है लैंड ऑफ ग्रेप्स।
लैंड ऑफ ग्रेप्स या वैली ऑफ ग्रेप्स जो है वो रिब्बा वैली को कहा जाता है। रिब्बा वैली कहाँ पर स्थित है? ये रिब्बा वैली जो है वो किन्नौर में पड़ती है। रिब्बा वैली, इसको वैली ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। वैली ऑफ ग्रेप्स के अलावा जो है वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसको कहते हैं? दूध और शहद की घाटी जो है वो किसको कहते हैं? तो ये चंबा वैली को आपका कहा जाता है। चंबा वैली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली है, इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे नाम आपने साथ में याद रखने हैं। देखो आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में हम क्या करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको थोड़े थोड़े करंट अफेयर जो है वो हेल्प कर सकें। तो आज हम फरवरी महीने के 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फरवरी 2022 के। पिछले कल हमने जनवरी 2022 के किए थे। उससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 19,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। अब देखो, पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन जो आपके लिए फरवरी महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो था वो 2022 में जो हुआ, इस फेस्टिवल में जो था वो जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया? तो इस फेस्टिवल में जो था वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह मूवी को जो था वो दिया गया। आपको पता है शेरशाह मूवी काफ़ी हिट है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह मूवी को दिया गया। उसके अलावा आपने याद रखना है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 को। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 जो था वो फरवरी की 2 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 2 फरवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022। इसकी थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है थीम? इसकी थीम है इसकी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसकी थीम थी 2022 में, और 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो ये सब आपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी साथ में याद रखने हैं। टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए @allexam31 सर्च करके। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।